फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 36 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे यूनिट 4 में हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल यूजफुल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनके बारे में स्टडी की। जैसे लेक्चर 31 में हम लोगों ने पायराजोल, इमिडाजोल, 32 में ऑक्साजोल, थायाजोल, 33 में पिरीडीन, लेक्चर 34 में क्यूनोलिन, लेक्चर 35 में आइसोक्विनोलिन और एक्रिडीन के बारे में स्टडी की। जो 35 लेक्चर्स हैं जो कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 के पर बेस्ड हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां पर जाकर के इन लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। आज इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इंडोल की। तो आपका जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडोल। इंडोल को हम लोग दो और नेम से जानते हैं। इंडोल इसका कॉमन नेम है, और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, आईपैक नेम की बात करें, तो इसका आईपैक नेम 1H बेंजो बी पायरोल लिखा जाता है, जिसको हम लोग कई बार शॉर्टकट में 2,3 बेंजो पायरोल भी के नाम से जानते हैं। ओके, तो इंडोल इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला C8H7N। इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला C8H7N है। इट मीन्स इंडोल में 8 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स 1 बेंजीन रिंग विच इज फ्यूज्ड विद पायरोल एट ऑर्थो पोजीशन। तो जो इंडोल है 2 रिंग से मिलकर बना हुआ है। एक रिंग होती है पायरोल और दूसरी रिंग होती है बेंजीन। जो आपकी बेंजीन रिंग है वो पायरोल की पोजीशन 1, 2 या फिर इसे हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, वहाँ पर ये फ्यूज रहता है। इस फ्यूजन को, जो ये ऑर्थो फ्यूजन है, C1C2 फ्यूजन है, इसको बी फ्यूजन भी कहा जाता है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। जैसे अगर हम नंबरिंग पायरोल की इस साइड से करें तो ये 1,2 फ्यूजन कहलाएगा। ये आपका कार्बन 1 और ये कार्बन 2 है। तो दूसरी तरफ आप जो है हमने आपका जो यूनिट 3 का चैप्टर लेक्चर 1 एंड 2 था, वहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। तो वहाँ पे बताया था कि जो भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है तो उसकी 1,2 पोजीशन को अल्फ़ा और 2,3 पोजीशन को C1C2 पोजीशन को बीटा बी कहा जाता है। सॉरी, ए एंड बी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये बी फ्यूजन है, जैसा कि यहाँ पे नाम में दिखाया गया है। तो इट कंटेन 1 बेंजीन रिंग एंड 1 पायरोल रिंग। इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। यह भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसा कि पीछे हम लोग कई सारे कंपाउंड पढ़ के आए हैं और सभी एरोमेटिक कंपाउंड थे। तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ये फॉलो करता है। जैसे इसमें जो है 10 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हकल रूल्स में फिट हो जाते हैं, और सॉल्व करने पर N=2 निकल के आता है। और साथ में ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके 2,3 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, फिर 3A4 के बीच में, फिर 5,6 के बीच में, और फिर 7,7A के बीच में डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसलिए इसको इंडोल को कई बार हम लोग 1H इंडोल भी कहते हैं। आपको जैसे पहले पढ़ाया गया है कि अगर किसी भी सेंटर पर अनसैचुरेशन नहीं है तो उस सेंटर के हाइड्रोजन को आपको बताना होता है उसकी पोजीशन के साथ में। तो 1 पोजीशन पर अनसैचुरेशन नहीं है, सैचुरेटेड है ये, इसलिए इसको 1H इंडोल लिखा जाएगा। अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इंडोल कलरलेस सॉलिड होता है
जिसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 52 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडोल की सिंथेसिस की। तो इट अकर्स इन कोल तार, जैस्मिन फ्लावर, ऑरेंज ब्लॉसम। तो आप लोगों ने जैस्मिन फ्लावर जैस्मिन स्मेल के बारे में जानते हो, तो जैस्मिन फ्लावर्स में इंडोल पाया जाता है, और ऑरेंज ब्लॉसम्स जो फ्लावर्स है उसमें भी इंडोल आइसोलेट किया जाता है, और साथ में ये कोलतार से भी निकलता है। तो ये इसके सोर्स हैं जहाँ से इंडोल को नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। लैब में कैसे बनाएंगे? तो लैब में बनाने के लिए इसका जो सबसे बेस्ट मेथड है और इम्पॉर्टेंट मेथड है उसे हम लोग फिशर्स इंडोल सिंथेसिस कहते हैं। और जनरली ये फिशर इंडोल सिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जनरली हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती रहती है, इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इट इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग द फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एन एल्डिहाइड, कीटोन और कीटोनिक एसिड विथ concentrated sulfuric acid और anhydrous zinc chloride और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड और इन इथेनॉल्स। तो जो फिशर इंडोल सिंथेसिस है इसको जो है जनरली जो है इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका फिनाइल हाइड्राजोन है, और ये जो फिनाइल हाइड्राजोन है किसी भी कीटोनिक कंपाउंड से बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हाइड्राजोन है एल्डिहाइड का भी बनाया जा सकता है, कीटोन का हो सकता है, या फिर कोई कीटोनिक एसिड का हो सकता है। और यहाँ पर हमें कैटालिस्ट यूज करना है। कैटालिस्ट में हम लोग जनरली सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है, या फिर पॉलीफॉस्फोरिक एसिड PPA का यूज किया जाता है। साथ में जो इसमें सॉल्वेंट है वो आपका इथेनॉल होता है, सॉल्वेंट जो लेंगे वो आपका इथेनॉल रहेगा। तो पहले यहाँ पे देखिए ये फिनाइल हाइड्राजोन कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है। फिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड, कीटोन या कीटोनिक एसिड से अगर कराते हैं तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। तो यहाँ पे कीटोन लिया गया है, अगर R=H होगा तो एल्डिहाइड होगा, R=, मिथाइल इथाइल होगा तो कीटोन होगा, या फिर यहाँ पे OH होगा तो ये आपका एसिड हो जाएगा। तो आपका ये फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। इसमें फिनाइल के साथ में हाइड्राजीन जुड़ी हुई है NH, और NH के जो दूसरे साइड पर है N+C जुड़ा हुआ है। तो ये आपका फिनाइल हाइड्राजोन का एक एग्जाम्पल है। तो अब इसमें अगर हम लोग कोई कैटालिस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड डालते हैं तो ये रिंग साइक्लाइजेशन हो जाता है और बन जाता है इंडोल। इंडोल बनाने के लिए R=H लेना पड़ेगा। अगर हम एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो इंडोल बनेगा, अदरवाइज इंडोल के डेरिवेटिव्स यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे। फिशर इंडोल सिंथेसिस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस, आप लोगों को परमानेंट इसको याद रखना है। इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो फिनाइल हाइड्राजीन का जो NH2 ग्रुप है और इसके पास आप देखते हो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका अटैक करता है। इट इज़ अटैक ऑन द कार्बन सेंटर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन पर चला जाता है। इससे क्या होता है, दो स्टेप इसमें होते हैं। जैसे ये चला जाएगा तो यहाँ से आपका एक H निकल जाएगा, यहाँ से ये दोनों H2 और ये O आपस में 2-3 स्टेप की मैग्नीशियम के पास निकल जाते हैं और H2O बाहर निकलेगा। मगर यहाँ पर मैंने एक बाकी 2 स्टेप नहीं दिखाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे स्टेप पीछे आप लोग कई बार पढ़ के आए हो। पहले O जाएगा, ऊपर एक H जुड़ेगा, फिर OH आ जाएगा, फिर H और OH बाहर निकल जाएगा। तो ये कई बार पीछे आप लोग मैग्नीशियम में देख के आए हो, तो वहाँ से इसको रिपीट कर सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है, और फिनाइल हाइड्राजोन में एक टाटोमेरिज्म होता है जो आपका ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये CH3 ग्रुप। तो CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन पर, तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म होती है और इस तरीके से जो H है वो N के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, बना लेता है NH, और यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है।
अगले स्टेप में अगर हम इसमें एसिड डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जिंक क्लोराइड या फिर पीपीए, तो जो भी कैटलिस्ट है वो क्या करता है, इस NH के साथ में, इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच होकर के क्वार्टरनी साल्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एसिड की बात की है तो NHH के साथ में जुड़ जाएगा और NH2 प्लस बना लेगा। ऐसे जिंक क्लोराइड लेने पर ZnCl यहाँ पे जुड़ जाएगा और PPA लेने पर भी H यहाँ पर ऐड होगा। तो ये आपका जो NH प्लस NH2 प्लस चार्ज वाला क्वार्टरनी साल्ट बनता है, तो इसके बाद में यहाँ पे रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से जाता है, तो ये आपका देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग के जो आर्थो पोजीशन है वहाँ पर ये एक बॉन्ड फॉर्म होता है और जो NN के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और फिर NH के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक तरीके का ये रीअरेंजमेंट साइक्लाइजेशन के थ्रू रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसमें NN बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और CC बॉन्ड बन जाता है। अब भी जो है NH2 के ऊपर प्लस चार्ज है, तो क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और हाइड्रोजन शिफ्ट, दो काम एक साथ कराने। यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट होता है इस तरीके से और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ये बना लेता है NH3। तो यहाँ पे आप देखो NH3 आ गया और साथ में जो ये NH ग्रुप है, ये जो NH2 का कार्बन सेंटर है इस पे अटैक कर जाता है, यहाँ पे ये अटैक कर जाता है और जो ये पाई बॉन्ड है ये आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो ये कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये आपकी हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है, हाइड्रोजन आकर के NH2 से जुड़ जाता है। इस तरीके से अब यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, एक ये जो ब्लैक कलर से दूसरा बॉन्ड दिखाया गया है यहाँ पे NH और C के बीच में नया बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे NH3 आ जाता है। अब लास्ट स्टेप ये होता है कि जो ये H है आपका जो जुड़ा हुआ है और जो NH3 है ये आपके बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद NH3 भी बाहर निकल जाता है, तो अमोनियम आयन बाहर निकल जाता है। इस तरीके से इंडोल का डेरिवेटिव बन जाता है। अगर R हम यहाँ पे H लेके चलेंगे तो आपका इंडोल बनेगा, अदरवाइज इंडोल के डेरिवेटिव फॉर्म होंगे। तो ये है फिशर इंडोल सिंथेसिस की मैकेनिज्म। और भी कई सारे मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग इंडोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं और इसी में एक मेथड है रिजर्व सिंथेसिस। इट इज़ कैरीड आउट विद आर्थोनाइट्रोटोलुइन एंड इथाइल ऑक्जिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। तो ये जो मेथड है नाइट्रोटोलुइन, आर्थोनाइट्रोटोलुइन की रिएक्शन इथाइल ऑक्जिलेट पर बेस्ड है और जहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड बेस की तरह काम करता है। तो जनरली अगर हम नाइट्रोटोलुइन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग आसानी से ड्रा कर लोगे, आर्थोनाइट्रोटोलुइन NO2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। फिर दूसरी तरफ इथाइल ऑक्जिलेट है आपका, इथाइल ऑक्जिलेट क्यों, ये इथाइल ऑक्जिलेट क्यों कहलाता है? अगर आप लोग ऑक्जिलेट का फार्मूला ड्रा करो तो आप लोग पाओगे ये आपका COOH होता है, COOH, और फिर दूसरे सेंटर पर भी COOH जुड़ा होता है। इन दोनों पर ET जोड़ दो तो ये इथाइल ऑक्जिलेट कहलाएगा या फिर डाइथाइल ऑक्जिलेट भी कह सकते हो। तो ये इथाइल ऑक्जिलेट का फार्मूला है और यहाँ पे बेस जो लिया गया है सोडियम इथॉक्साइड लिया गया है और सॉल्वेंट है इथेनॉल। जनरली क्या करते हैं, इथेनॉल में ही हम लोग सोडियम डालते हैं, तो सोडियम इथेनॉल से रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड बना लेता है जो कि एक बेस की तरह काम करता है रिएक्शन में। और इस रिएक्शन की एक और खासियत रहती है कि एनहाइड्रस कंडीशन मेंटेन करनी होती है। इथेनॉल जितना ज़्यादा एनहाइड्रस होगा रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। अगर इथेनॉल में वाटर बहुत ज़्यादा है जनरली ये रिएक्शन नहीं होती है। तो होता क्या है, एक तरीके की एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जो इथॉक्साइड होता है जो यहाँ पे CH3 इसका H निकाल लेता है और CH2 जो है आपका
जुड़ जाता है इथाइल ऑक्जिलेट के साथ में, COOT आपका होता है और ETO आपका बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाता है और COOET रह जाता है। तो इसको हम लोग फिनाइल हाइड्राजोन के नाम से जानते हैं। दिस इज़ अ फिनाइल हाइड्राजोन, नो दिस इज़ नॉट अ फिनाइल हाइड्राजोन। तो यहाँ पे ये नाइट्रो इंटरमीडिएट बनता है और जब इसकी रिएक्शन जिंक और इथेनॉल से कराई जाती है तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाता है और साइक्लाइजेशन होने पर इंडोल का डेरिवेटिव बनता है। सिंथेसिस ऑफ इंडोल में एक और रिएक्शन है, बिचलर साइंटिस्ट हुए, इन्होंने भी बिचलर के पीछे हम लोगों ने सिंथेसिस पढ़ी थी आइसोक्विनोलिन में। तो बिचलर नेप्रेस्की 2 साइंटिस्ट थे वहाँ पर, बिचलर ने अकेले यहाँ पे इंडोल की सिंथेसिस दी थी। दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन बिटवीन एराइल एमीन विद अल्फा हेलो और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है 2 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेनॉन से। तो ये आपका नंबरिंग अगर की जाएगी तो नंबरिंग 1 है, ये 2 है, तो 2 पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो और 1 पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, 1 फिनाइल इथेनॉन से रिएक्शन कराई जाती है, यानी कि एक तरीके का कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको कहेंगे। ये हाइड्रोक्सी या फिर दूसरा हेलो। तो अगर यहाँ पे Br के जगह पर OH जुड़ा होगा तब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा। अगर Br के जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो अल्फा हेलो कीटोन कहलाता है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, पीछे जैसे रिएक्शन हो रही थी वैसे रिएक्शन होती है। तो हम लोग इसको हीट कर देते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका फिनाइल 1H इंडोल डेरिवेटिव बन जाता है। दैट इज़ अ बिचलर सिंथेसिस। अगर हम कुछ और सिंथेसिस की बात करें तो एनिलीन की रिएक्शन अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोन से करा करके भी हम लोग जो है इंडोल सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनिलीन है तो एक तरीके से ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 से रिएक्शन कराई गई है, हीट किया गया है और यहाँ पे इस रिएक्शन में जो एसिड लुइस एसिड है PuCl3 को लिया गया है। इससे क्या होता है, इस रिएक्शन से हमें 2,3 डाई मिथाइल 1H इंडोल डेरिवेटिव बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही मैडलंग ने इंडोल को सिंथेसाइज किया था। इन्होंने क्या किया, N-ऑर्थोटोलिल एस्टामाइड, N-ऑर्थोटोलिल एस्टामाइड को सोडामाइड की प्रेजेंस में हीट किया। तो हीट करने पर इन्होंने पाया कि यहाँ पे 2 मिथाइल 1H इंडोल बन जाता है। इट गिव्स द 2 मिथाइल 1H इंडोल। दिस सिंथेसिस इज नोन एज मैडलंग सिंथेसिस। नाउ हम लोग बात करेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल की। जैसे क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन में हम लोगों ने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे, वैसे इंडोल भी जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। और यहाँ पे जो टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 9 बनते हैं और ये जो है इंडोल जो है रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है इन सब का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे केकुले टाइप के स्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली चार्जेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये आपका 1 है। आप लोन पर इलेक्ट्रॉन्स का मूव कराएंगे तो NH के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और 1 2 3 पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। तो सेकंड स्टेप में 3 पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। उसके बाद फिर से अगर हम इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं तो आपका 3 के बाद ये 4 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। फिर नेक्स्ट में 6 पोजीशन पर, 6 के बाद 7B पर ये मूव करता है। यहाँ पे आप 7B पर देख सकते हो। 7B से के बाद 2 पोजीशन पर, 2 के बाद 5 पर और 5 के बाद जो है ये मूव करता है जा कर के आपका 5 के बाद मूव करेगा 7 पर। तो इस तरीके से इसके मूवमेंट
यहाँ पे चलते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। रिएक्शन ऑफ इंडोल की अगर हम लोग बात करें तो इंडोल इज वीकली बेसिक एंड इट डज नॉट फॉर्म salts but polymerize to a resin, therefore reaction in strong acid is not favorable। तो इंडोल वीक बेस की तरह काम करता है, मगर ये क्या करता है, जब भी इसमें एसिड डाला जाता है तो ये पॉलीमर बना लेता है, कई सारे इंडोल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में इसकी रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती हैं। तो सिमिलर टू पायरॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ईजर इन इंडोल। सिमिलर जैसे पायरॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं, मगर हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड को अवॉइड करना है रिएक्शन कराने के लिए। इट अकर्स एट पोजीशन 3, इफ पोजीशन 3 इज ऑक्यूपाइड देन इट अकर एट पोजीशन 2। और इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इंडोल में 3 पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा आसानी से होती हैं। अगर 3 पोजीशन ऑक्यूपाइड है पहले से, तब सेकंड पोजीशन पे रिएक्शन होगी। इसके कुछ एग्जांपल देखें तो 1H इंडोल का नाइट्रेशन करने के लिए इथाइल नाइट्रेट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोडियम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं किया गया, और ये रिएक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में। आप देख सकते हो 3 नाइट्रो 1H इंडोल बनता है। तो माइल्ड कंडीशन रखनी है, एसिड को अवॉइड करना है। ब्रोमिनेशन कराने पर मिथेनॉल की प्रेजेंस में 1H इंडोल 3 ब्रोमो 1H इंडोल प्रोडक्ट देता है आपका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में और रिएक्शन अगर देखें 1H इंडोल की, तो अगर सल्फोनेशन कराना है तो ये रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में पिरीडीन से कराई जाती है, और पिरीडीन से रिएक्शन करने पर ये 1H इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो 3 पोजीशन पर यहाँ पर भी सल्फोनेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग मर्क्यूरेशन कराते हैं, Hg मर्क्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, तो 3 और 2 दोनों पोजीशन पे मर्क्यूरेशन होता हुआ दिखाई देता है। कुछ और रिएक्शन की बात करें तो पीछे हम लोगों ने कई बार रीमर और टाइमन और गैटरमैन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, तो इंडोल पर भी वो रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। गैटरमैन रिएक्शन में पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एक फार्मूलेशन रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड में, और गैटरमैन रिएक्शन का जो रिएजेंट है ये कई बार पीछे पढ़ाया हुआ है कि DMF और POCl3 लिया जाता है। तो गैटरमैन रिएक्शन का जब फॉर्मुलेशन कराएंगे तो 3 पोजीशन पे आपका CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो 1H इंडोल 3 कार्बोल्डिहाइड हम गैटरमैन रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। सेम वर्क हम लोग रीमर टेमन रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्लोरोफार्म और बेस का यूज करेंगे, CHCl3 और KOH बेस का अगर यूज किया जाए तो 1H इंडोल 3 कार्बोल्डिहाइड बनता है, CHO बनता है, और साथ में इसमें रिंग एक्सटेंडेड प्रोडक्ट 3 क्लोरोक्विनोलिन भी बनता है आपका। तो आपका 2 प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, एक 1H इंडोल 3 कार्बोल्डिहाइड फॉर्मुलेशन होगा और साथ में रिंग एक्सटेंडेड प्रोडक्ट्स 3 क्लोरोक्विनोलिन बनता है। और ये जो 3 एक्सटेंडेड प्रोडक्ट है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बिन है। CHCl3 KOH के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, आपका डाइकार्बिन बनाता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है, और ये क्या करते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से जो है आपका प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है 3 क्लोरोक्विनोलिन। और रिएक्शन की अगर बात करें यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ओजोन से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ओजोन से अगर रिएक्शन इंडोल की कराई जाती है तो इंडिगो टिन बनता है, और ये डाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कई सारी जो डाइज होती हैं उसमें इंडिगो टिन या इसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1H इंडोल का ओजोन से रिएक्शन कराने पर ऑक्सीडेशन होता है और ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके इंडिगो टिन बना लेते हैं। फिर एक और रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें ये भी रिएक्शन पीछे कई सारे कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ी हुई है। मैनिक रिएक्शन की बात करेंगे, SCHO और डाई
मिथाइल एमीन की रिएक्शन अगर कराई जाए इंडोल से तो ये सिप बेस बनाता है, और यहाँ पर भी ये जो सिप बेस बनता है हमेशा थर्ड पोजीशन पर, जहाँ पे CH2 NMe2 ऐड हो जाता है। और इस कंपाउंड को का कॉमन नेम ग्रामीन है, ग्रामीन नेम से ये कंपाउंड जाना जाता है। अब रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने दो रिडक्शन रिएक्शन ली हुई हैं। एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया है टिन HCl, और या फिर जिंक फास्फोरिक एसिड से अगर रिएक्शन कराई जाती है ONH इंडोल की, तो केवल जो पायरोल रिंग है उसका रिडक्शन होता है और बेंजीन रिंग का रिडक्शन नहीं होता है। तो अगर और इस कंपाउंड को जिसमें केवल इंडोल का डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस होता है, इस कंपाउंड को हम लोग इंडोलिन के नाम से जानते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज इंडोलिन। और अगर हम लोग इसकी रिएक्शन H2 निकिल से करा दें एट हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो जितने भी डबल बॉन्ड हैं सबके सब रिड्यूस हो जाते हैं और ये बना लेता है ऑक्टाहाइड्रो 1H इंडोल। ऑक्टाहाइड्रो 1H इंडोल फॉर्म होता है। इंडोल के मेडिसिनल यूज की अगर बात की जाए तो इंडोल न्यूक्लियस इज present in various natural products such as indole 3-एसिटिक एसिड, इंडोल 3-एसिटिक एसिड में प्रेजेंट होता है। हेटेरोऑक्सिन जैसे एग्जाम्पल है हेटेरोऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। जो इंडोल 3-एसिटिक एसिड है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम लोग हेटेरोऑक्सिन के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक ट्रिप्टोफेन है, इसको आप लोग ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इट इज़ एन इसेंशियल एमिनो एसिड, ये जो है इसेंशियल एमिनो एसिड का काम करता है हमारी बॉडी में। फिर इसके अतिरिक्त एर्गोट एल्कोलॉइड्स का एक ग्रुप है जो सभी के सभी जो है इंडोल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं स्ट्राइचिन, रिजर्पिन और इंडिगोटिन। ये सभी एल्कोलॉइड्स हैं। आपका जो एर्गोट है, स्ट्राइचिन है, रिजर्पिन है, ये आपके एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। नेचुरल से ऑब्टेन्ड होने वाले ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एल्कलॉइड्स। रिजर्पिन इज यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव। तो रिजर्पिन जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो इंडोल मोइटी कंटेन करता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज किया जाता है। फिर इसी प्रकार कुछ और कंपाउंड हैं जैसे विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, विनकल एल्कलॉइड्स इनको कहा जाता है, इज़ यूज एज एंटी कैंसर एजेंट। बट इन सभी के जो डायग्राम हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर एक और कंपाउंड है इर्गोमेट्रिन, ये भी इंडोल डेरिवेटिव नेचुरल प्रोडक्ट है। इट इज़ यूज एज प्रिवेंट ब्लीडिंग, हेमोरेज को ब्लीडिंग रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। एर्गोटामिन इज़ यूज इन माइग्रेन, और जो एर्गोटामिन को हम लोग माइग्रेन डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सिंथेटिक कंपाउंड हैं जो एर्गोटामिन से मिलते जुलते हैं, जैसे सुमेट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, नराट्रिप्टेन, जोलमिट्रिप्टेन आर यूज इन माइग्रेन। तो देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल्स नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल which contain indole in their nucleus। यहाँ पे कुछ सिंपल जो डायग्राम हैं कंपाउंड हैं उनके डायग्राम यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे इर्गोटामिन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसे ही रिजाट्रिप्टेन ले सकते हो जहाँ पे आप देख सकते हो इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और फिर आपका सुमाट्रिप्टेन है जिसमें भी जो है आप देख सकते हो कि इंडोल न्यूक्लियर प्रेजेंट है। तो ये हैं मेडिसिनल यूज ऑफ इंडोल के और कुछ कंपाउंड जो इंडोल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। तो ये था लेक्चर 36 जिसमें हम लोगों ने बात की इंडोल की। अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे पिरिमिडीन्स, प्यूरिन और उसके डेरिवेटिव्स की। तो तब तक जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको रिवाइज करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।